नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सॉइल साइंस की। और सॉइल साइंस में जो सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट है उसकी हम बातें कर रहे थे। उसमें एक बार मैं बेसिक सा आपको बताऊं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा है, तो वो हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, पिछले 3 क्लासेज की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जो टॉपिक था हमारा वो था कि मैकेनिज्म ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट अपटेक होते हैं, ठीक है, उसका क्या क्या मैकेनिज्म है उसको समझाओ, ठीक है। और उससे रिलेटेड और जो चीजें हैं आसपास की, उनकी भी हमने बातें की थी। मैकेनिज्म में हमने ये कहा कि 2 प्रकार की चीजें होती है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव में हमने ये कहा था कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए आपके एक तो कैरियर कंसेप्ट की बात की और एक साइटोक्रोम थ्योरी की बात की, ठीक है, या साइटोक्रोम पंप थ्योरी भी उसको कहते हैं, उसकी हमने बातें की। ये दोनों किसमें थी? एक्टिव में थी। ये पूछे भी जाते हैं कि एक्टिव वाले कौन कौन से मेथड है, ठीक है, जो पैसिव वाले कौन कौन से मेथड है, इस प्रकार से। तो पैसिव में जो मेथड है उनकी हम बात करें तो पहली बात तो पैसिव में क्या नहीं होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी बात, पैसिव जो होते हैं, पैसिव मेथड, वो कंसंट्रेशन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे? जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो सोइल में कहीं पे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में, तो वो नाइट्रोजन क्या कर लेता है? ऑटोमेटिक ही डिफ्यूजन द्वारा जो है दूसरी जगह चला जाता है, डिफ्यूज होकर, ठीक है, क्या होकर? डिफ्यूज होकर। ये कंसंट्रेशन के हिसाब से होता है, कंसंट्रेशन पोटेंशियल के कारण ऐसा होता है, ठीक है। इसमें डिफ्यूजन आता है, मास फ्लो आता है, रूट जो इंटरसेप्शन है ये आता है। इसके अलावा हमने कहा कि आयन एक्सचेंज की 2 थ्योरीज है, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और एक आपके कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इनकी भी हमने बातें की थी और उसके बाद में इनको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनकी बातें की थी। ये हमारा क्या था? 3 क्लास का ब्यौरा था जो मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो वो क्या है, उसके बारे में समझो, फिर एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये इस टॉपिक का नाम है कि केमिस्ट्री ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इन सॉइल। टॉपिक का नाम क्या है? केमिस्ट्री ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इन सॉइल। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि मैक्रो और माइक्रो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि पहले हमने सारी क्लासेज में कवर कर लिया, इनको अच्छे से क्लासिफिकेशन देख लिया था। फिर भी थोड़ा बता देता हूं कि मैक्रो में हमारे जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये आते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो की बात करें तो जितने भी बच जाते हैं, इसके अलावा चाहे वो जिंक हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो आपके ये हम मोलिब्डेनम की बात करते हैं ये हो, ये सारे इसी में आते हैं, बाकी बच गए जो, ठीक है। अब देखो, केमिस्ट्री को समझो। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप ये भी समझ जाओगे कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि एक तो केमिकल जो प्रोपोर्शन है वो चेंज कैसे हो रहा है। जैसे नाइट्रोजन तो ये भी है, इसको भी मैं नाइट्रोजन ही कहता हूं, इसको भी मैं नाइट्रोजन ही कहता हूं, और इसके अलावा NO, इसको भी मैं नाइट्रोजन ही कहता हूं। NH4+ के रूप में ये भी नाइट्रोजन ही है। NO3- के रूप में ये भी नाइट्रोजन ही है। NO2- के रूप में ये भी नाइट्रोजन ही है। सारे है तो नाइट्रोजन, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में है, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस के रूप में है, ये आपका ऑक्साइड के रूप में, ये ऑक्साइड के रूप में, ये अमोनियम के रूप में, ठीक है। ये अगेन आपके क्या हो गया? नाइट्रेट के रूप में, ये नाइट्रस के रूप में। तो ये सारी चीजें क्या है? इनमें फॉर्म का बदलाव हो रहा है। बाकी सारी चीजें है नाइट्रोजन, लेकिन इसमें अवस्था चेंज हो रही है, फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने सुना होगा कि प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है एमीन के रूप में, तो वहां पर भी नाइट्रोजन है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि एंजाइम में भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं जो पीजीआर होते हैं इनमें नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में भी नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में भी नाइट्रोजन होता है। तो बात एक ये समझनी है हमें कि नाइट्रोजन कई जगह पाया जाता है, लेकिन उसकी फॉर्म अलग अलग है, ठीक है। क्या है? फॉर्म अलग अलग है। इसका मतलब केमिस्ट्री में हमें यह समझना है कि नाइट्रोजन पौधों को कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं द्वारा गुजरकर प्राप्त होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका लॉस कैसे होता है,
मान लो सोइल में नाइट्रोजन तो है, लेकिन उसका लॉस कैसे होगा, वो रिमूव कैसे होता है, ठीक है, ये प्रक्रियाएं हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में, ठीक है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले, क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन की केमिस्ट्री समझेंगे। किसमें? सोइल में। सोइल में नाइट्रोजन किस प्रकार से काम करता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, आपके एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है, वो कैसे मिट्टी तक पहुंचती है, सोइल तक पहुंचती है, और उसके बाद में वापस से वो कैसे एनवायरनमेंट में आती है, ये प्रक्रिया, ये जो पूरा साइकिल है, इसी को हम केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन की, और उसकी जो प्रोसेस है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहां ध्यान देना, नाइट्रोजन जो बेसिक चीजें हैं वो पहले भी हमने पढ़ी है, क्योंकि नाइट्रोजन के काम क्या होते हैं, यानी कि फंक्शन क्या है, रोल क्या है, सिम्टम क्या होते हैं डिफिशियंसी के, और टॉक्सिसिटी क्या है, ये चर्चाएं हमने पहले की क्लासेज में कर ली है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन आपका मुख्य रूप से, क्योंकि बात किसकी हो रही है? नाइट्रोजन की हो रही है, तो नाइट्रोजन एक तो प्रोटीन फॉर्मेशन में भाग लेता है, ठीक है, छोटी सी जो है एक डिस्कशन कर रहा हूं, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में भाग लेता है, एंजाइम फॉर्मेशन में भाग लेता है, ठीक है, इसके अलावा एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है, कुछ मात्रा में डीएनए बनाता है, डीएनए का भी पार्ट होता है नाइट्रोजनी सार के रूप में, इसके अलावा आरएनए बनाता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में भी भाग ले रहा है, इसके अलावा हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में भी भाग लेता है। किसमें भाग ले रहा है? क्लोरोप्लास्ट में भी भाग ले रहा है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन होता है। ये क्या हो गई? ये ऑर्गेनिक फॉर्म हो गई नाइट्रोजन की, यानी कि नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, इसकी दो अवस्थाएं होती है, एक ऑर्गेनिक फॉर्म और एक इनऑर्गेनिक फॉर्म। ये वाली मैंने जितनी भी चीजें लिखी है, ये नाइट्रोजन की ऑर्गेनिक फॉर्म है। क्या है दोस्तों? ये ऑर्गेनिक फॉर्म है, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में N2 के रूप में, N2O के रूप में, NO के रूप में, ठीक है, मिट्टी में NH4+ के रूप में, ठीक है, NO3- के रूप में, और NO2- के रूप में पाया जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गई? ये इनऑर्गेनिक फॉर्म्स हो गई नाइट्रोजन की। क्या हो गई दोस्तों? इनऑर्गेनिक फॉर्म्स हो गई, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉर्म्स कौन कौन सी है? प्रोटीन हो गए, एंजाइम हो गए, एमिनो एसिड हो गया, डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट, इसके अतिरिक्त भी और होते हैं, लेकिन मेजरली यही है, इसलिए ध्यान रखो। इसके अलावा इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें तो नाइट्रोजन गैस के रूप में, अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। आई बात समझ में? नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, कौन कौन सी फॉर्म्स में पाया जा रहा है, ये चीज ध्यान रखना। एक यहाँ पर प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन, ठीक है। जब नाइट्रोजन का एक्सचेंज की बात आती है, बात को ध्यान से समझना, यहाँ से जब नाइट्रोजन के एक्सचेंज की बात आती है तो दो प्रक्रियाएं होती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक फॉर्म की बात हो रही है नाइट्रोजन की। ये चेंज होता है किसमें? इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तभी तो पौधों को अवेलेबल होगा। क्योंकि मैं आपको एक सामान्य क्वेश्चन पूछूं, जनरल क्वेश्चन पूछूं, तो मैं ये पूछ सकता हूं कि नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होता है प्लांट्स को, ठीक है। तो पहली बात तो इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है, और इनऑर्गेनिक में भी दो फॉर्म्स है, एक तो NH4+ और एक NO3-, इन दो फॉर्म्स में ही अवेलेबल होता है। ये अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद में इसमें चेंज हो जाती है नाइट्रोजन में, ये नाइट्रेट में, ठीक है, ऑटोमेटिक है। तो इस फॉर्म को पौधे अवेलेबल नहीं कर पाते हैं, यानी कि ले नहीं पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में चेंज होने की प्रक्रिया को मिनरलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाना। और नाइट्रोजन ही क्यों? यदि फास्फोरस है तो फास्फोरस का भी चेंज हो जाना, सल्फर है सल्फर का भी चेंज हो जाना, ये सब मिनरलाइजेशन ही होता है। दूसरी बात, क्या इनऑर्गेनिक भी कभी ऑर्गेनिक बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इस प्रक्रिया को हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
इमोबिलाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आई क्या? क्या मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन की प्रक्रिया समझ में आई? जब नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज किया जाएगा, चाहे वो सूक्ष्म जीवों द्वारा चेंज करना हो, चाहे और कोई भी चीज काम में आ रही हो, वो आपके मिनरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है। दूसरी चीज, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में चेंज करना हो, इस प्रक्रिया को हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सूक्ष्म जीव भी इसको चेंज करते हैं, प्लांट्स भी इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये सब इसमें भाग लेते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि दो फॉर्म्स होती है नाइट्रोजन की सॉइल में, एक तो ऑर्गेनिक फॉर्म और एक इनऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, पहली बात तो फॉर्म समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात है नाइट्रोजन साइकिल, इसको भी समझना जरूरी है। जब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं, उसके बाद में हमें यह समझ में आ जाता है कि नाइट्रोजन ऐड कैसे हो रहा है सॉइल में और नाइट्रोजन रिमूव कैसे हो रहा है सॉइल से, ये दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको हम नाइट्रोजन गैस के रूप में जानते हैं, 78% पाई जाती है, ये चीज हम समझते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान देनी है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसमें कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती है और वो किस में बदल जाता है? मृदा में आ जाता है, यानी कि मिट्टी में पहुंच जाएगा, सॉइल में पहुंच जाएगा। यहां पर एक प्रक्रिया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहली बात। दूसरी बात, जो प्लांट्स है वो भी क्या करते हैं? प्लांट्स के द्वारा भी नाइट्रोजन मिट्टी में ऐड किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्लांट्स से नाइट्रोजन का नाइट्रेट रूप में यूज करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट के रूप में यूज करने के बाद में उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो, क्योंकि प्लांट्स कभी ना कभी डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, अब मरने के बाद में वो ऐड हो जाएंगे किसमें? सॉइल में वापस से, तो उनके साथ में नाइट्रोजन भी तो ऐड हो गया ना। तो नाइट्रोजन ऐड होने का ये भी एक मेथड होता है, प्लांट्स इसमें ऐड कर देते हैं नाइट्रोजन को। एक रीजन होता है माइक्रोब्स। कौन होता है? माइक्रोब्स। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खुद की बॉडी के निर्माण के लिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं और कुछ टाइम के बाद में जब वो डाई होते हैं तो वापस से नाइट्रोजन को बायोमास के रूप में ऐड कर देते हैं, किसमें? सॉइल में। ठीक है, तो ये सॉइल में ऐड होने का जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जैसे कि हम क्या डालते हैं? खाद डालते हैं। ठीक है, जो जैविक जो बायो खाद डालते हैं उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन है तो नाइट्रोजन भी है। ठीक है, जो आपका कंपोस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन है, जो हरी खाद है उसमें भी नाइट्रोजन है। तो ये सारी क्या होती है? नाइट्रोजन को ऐड करने की प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पर मिनरलाइजेशन की जो अलग अलग प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन भी है, अमोनिफिकेशन भी है। ठीक है, क्योंकि जब फिक्सेशन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, तब हम ये कहते हैं कि उसमें अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं ऐड हो जाती है। आई बात समझ में? तो सर सॉइल से रिमूव कैसे होगा? नाइट्रोजन ऐड हो गया ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये रिमूव कैसे होगा? तो रिमूव होने की कई प्रक्रियाएं हैं। एक तो होती है वोलेटिलाइजेशन। सर वोलेटिलाइजेशन क्या होता है? हिंदी में बोले तो वाष्पीकरण, यानी कि नाइट्रोजन का वाष्पीकरण होना। ये मुख्य रूप से जो आपके एल्कलाइल सॉइल होती है वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के रूप में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट या अमोनिया। इस प्रक्रिया को हम वोलेटिलाइजेशन कहते हैं। एक प्रक्रिया होती है लीचिंग, इसका तो नाम सुना होगा आपने। लीचिंग का मतलब होता है पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स का घुलकर किस में चले जाना? प्रोफाइल से आउट हो जाना, बाहर चला जाना। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। तो क्या नाइट्रेट के साथ भी लीचिंग होती है? बिल्कुल होती है। नाइट्रेट पानी में घुल जाता है, घुलने के बाद वो गहराई में चला जाता है। यही कारण होता है कि बारिश के टाइम पे हम जो है यूरिया देने से बचते हैं प्लांट्स में। ठीक है, ज्यादा बारिश आ रही हो या बारिश के पहले हम नाइट्रोजन वाला जो आपके फर्टिलाइजर है वो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा बारिश हो गई तो पानी के साथ नाइट्रोजन क्या होगा? गहराई में चलाया जाएगा, फिर पौधों को अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो
कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो या तो हम हल्की जो है आपकी सिंचाई करते हैं उसके साथ में नाइट्रोजन देते हैं, या फिर जो हल्की बारिश हो रही होती है या बारिश के बाद में, क्योंकि यूरिया ये तो क्या होते हैं जल्दी से पिघल जाते हैं आसानी से, ठीक है, तो बारिश के बाद में हम इनको यूज करते हैं। और जनरली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, ये भी यही कहते हैं कि नाइट्रोजन को जो है आपके यूरिया है उसको ज्यादा बारिश वाले टाइम पे मत दो, ठीक है, इससे क्या होगा, नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो ये चीज देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है, ठीक है, ये चीज भी आपको समझनी है। इसके अलावा और क्या प्रक्रियाएं होती है, तो कुछ प्रक्रियाओं में आपके क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। सर डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करने के लिए, ठीक है, जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो वो ऑक्सीजन को कहां से यूज करते हैं, नाइट्रेट से ले लेते हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वहां से ले लेते हैं और उसको नाइट्रोजन गैस के रूप में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा नाइट्रोजन क्या हो जाता है, आपके वापस से कहां चला जाता है, एनवायरमेंट में चला जाता है। यहां तक की बातें समझ में आ गई। पहली तो फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल समझ में आ गई, ऑर्गेनिक फॉर्म इनऑर्गेनिक फॉर्म दोनों होती है। दूसरी बात, नाइट्रोजन का साइकिल समझ में आ गया, जिसमें नाइट्रोजन ऐड कैसे हो रहा है और नाइट्रोजन रिमूव कैसे हो रहा है, दोनों चीजें आपको समझनी है, ठीक है। यहां तक की प्रक्रियाएं समझ ली तो ऐसे समझ लो कि नाइट्रोजन साइकिल को भी आपने समझ लिया है, ठीक है, इसमें कई प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होने वाली है। देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या प्लांट्स में या माइक्रोब्स के द्वारा, इनमें कुछ प्रक्रियाएं होती है, जैसे एक तो अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन इसका मतलब होता है जो आपके प्रोटीन है उससे किसका निर्माण होगा, अमोनिया का निर्माण होगा, ठीक है। एक होता है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है अमोनिया से क्या बनेगा, अमोनियम से क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। और एक होता है आपका आगे चल के जो है यही चीज फिर लीचिंग में, डीनाइट्रिफिकेशन में, वोलेटिलाइजेशन में इनमें चेंज हो जाती है। ये दो प्रक्रिया यहाँ कंप्लीट होती है, इनके द्वारा भी नाइट्रोजन ऐड ही किया जाता है, किसमें, आपके सोइल में, और अवेलेबल फॉर्म में ऐड किया जाता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये भी प्रोसेस का ही एक पार्ट होती है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे और आगे, क्योंकि यहां तक आते आते आपका पूरा केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन रिक्वायर होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्रूशियल रोल प्रोटीन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, एंजाइम एक्टिविटी में, इन सब में भाग लेता है नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है आपके अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, चाहे वो बायोलॉजिकल फॉर्म हो, केमिकल प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस के द्वारा अलग अलग तरीके से नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल। नाइट्रोजन की ऑर्गेनिक फॉर्म और इनऑर्गेनिक फॉर्म दोनों ही पाई जाती है सोइल में, ठीक है। ऑर्गेनिक में कौन कौन सी होती है, तो ऑर्गेनिक में आपके प्लांट रेजिड्यू जिनमें प्रोटीन होती है, माइक्रोबियल बायोमास जिनमें प्रोटीन होती है, और ह्यूमस जो एक तरह का क्या होता है, नाइट्रोजनी ही कंपाउंड होता है, यानी कि नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ ही कंपाउंड होता है, तभी इसका डिकम्पोजिशन कम होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं या जो आपके हम कह सकते हैं मटेरियल होता है, उसका डिकम्पोजिशन कम होता है। जैसे प्रोटीन हार्डली डिकम्पोज होती है, ठीक है। सबसे पहले डिकम्पोजिशन किसका होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नहीं है। दूसरा डिकम्पोजिशन किसका होगा, फैट का, उसमें भी नाइट्रोजन नहीं है। तीसरा जो डिकम्पोजिशन होता है वो प्रोटीन का होता है, क्योंकि प्रोटीन हार्ड होती है, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है, हार्ड होती है, वो आसानी से टूटती नहीं है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमस है, इसमें जो बची हुई प्रोटीन है वो क्या होती है, नाइट्रोजन की फॉर्म है एक तरह की, तो वो भी क्या पाई जाएगी, यहाँ पर पाई जाएगी। नॉट डायरेक्ट अवेलेबल टू द प्लांट, ये डायरेक्टली पौधों को अवेलेबल नहीं होते हैं, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तब जाकर ये प्लांट्स को क्या होते हैं, अवेलेबल फॉर्म में मिलते हैं। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, तो इनऑर्गेनिक में एक तो आपके अमोनिकल यानी कि अमोनियम फॉर्म पाई जाती है, NH4+ इसको हम कहते हैं अमोनियम फॉर्म, ठीक है। क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपके डिकम्पोजिशन एंड अमोनिफिकेशन, ठीक है, बनती है किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक मटेरियल था उसी को सूक्ष्म जीवों ने, जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, इन्होंने तोड़ दिया, डिकम्पोज कर दिया, तो उससे अमोनिया बन गया, या नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का निर्माण हो गया। रिटेन बाय क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो
एक चीज समझो यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो आपका क्ले होता है, ठीक है, मिट्टी में सबसे छोटे वाले जो कण होते हैं उनको हम क्ले कहते हैं। क्ले का नेचर है कि इन पे क्या पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। तो ऋणावेश है तो क्या ये पॉजिटिव नेचर को खींचेगा नहीं अपनी ओर, बिल्कुल खींचेगा, ठीक है भाई, खुद नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, ठीक है, सोडियम को, पोटेशियम को, इनको खींचता है, चारों ओर अपने होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो एक तो क्ले की बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या अमोनियम नहीं आएगा, क्योंकि अमोनियम खुद एक प्लस कंपाउंड है, ठीक है, प्लस वाला कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। दूसरा ऑर्गेनिक मैटर, जो आपका ह्यूमस होता है ना दोस्तों, ह्यूमस पर दोनों चीजें पाई जाती है, एक तो इनऑर्गेनिक वो माइनस वाली चीजें भी और प्लस वाले जो ग्रुप होते हैं वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमस पर नेगेटिव ग्रुप और पॉजिटिव ग्रुप दोनों होते हैं, इसलिए ह्यूमस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयंस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तभी हम कहते हैं कि ह्यूमस ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये होल्ड करके रखेगा और प्लांट्स को जब आवश्यकता होगी, प्लांट को जब नीड होगी, तब इससे क्या होगा, एक्सचेंज के द्वारा वो ले लेंगे इनको, ठीक है, अपने जो जितने भी मिनरल्स है इनको। आई बात समझ में, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं, कैन बी कन्वर्टेड टू द नाइट्रेट थ्रू द नाइट्रिफिकेशन। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, किसके द्वारा, नाइट्रेट में बदल सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन के द्वारा। इसको समझेंगे हम आगे। ये देखो दूसरी फॉर्म है, ये कैसे बन रही है, तो ये आपके नाइट्रिफिकेशन से ही बनती है। अभी हम बात करेंगे आगे चल के इसके नाइट्रिफिकेशन की, ठीक है। ये हाईली सोल्यूबल और रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट, यानी कि एक तो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है और दूसरा ये जल्दी से क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, किसको, प्लांट्स को, ठीक है। दूसरी बात, प्रोन टू लीचिंग, क्या होता है, इसका जो लॉस होता है ना नाइट्रेट का, वो किसके द्वारा होता है, लीचिंग के द्वारा होता है। अभी हमने बात की थी ना, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है कि जो लॉस होता है वो किसके द्वारा होता है, लीचिंग के द्वारा होता है। तो वही बात वो कह रहा है कि लीचिंग द्वारा लॉस हो जाता है। यहाँ पर जो नाइट्रेट होता है ये इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। कैसी होती है दोस्तों, इंटरमीडिएट नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की बीच वाली प्रक्रिया होती है ये इंटरमीडिएट। ये क्विकली कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है नाइट्रेट में। यहाँ पर बात करें गैसियस नाइट्रोजन की, ये प्लांट्स के किसी काम की नहीं है। एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से नाइट्रेट के रूप में डीनाइट्रिफिकेशन या वोलेटिलाइजेशन के प्रोसेस के रूप में ये क्या हो जाती है, वापस से एनवायरनमेंट में जो है चेंज हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको गैसियस नाइट्रोजन के रूप में भी ध्यान रखना है। नाइट्रोजन साइकिल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ से कंपटीशन लेवल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, वोलेटिलाइजेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये सारी प्रक्रियाओं से, इन सभी चीजों से क्या होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन लेवल के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है दोस्तों, कंपटीशन लेवल के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, इसके बाद में आ जाऊं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, पहले तो नाइट्रोजन को फिक्सेशन को समझते हैं। एक तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम हो गया, और नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम हो गया, इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा जो है फिक्सेशन होता है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाता है। ये नाइट्रोजनी जो फॉर्म होती है वो किस में चेंज हो जाएगी, अमोनिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। किस फॉर्म में, अमोनिकल फॉर्म में। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, ये आपका हेबरबोस से जो प्रक्रम है, ये सुना होगा आपने, जो नाइट्रोजनी उत्पाद है, ठीक है, नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो इसी मेथड से बनाते हैं। आपको सिर्फ इसका नाम ध्यान रखना है, बाकी चीजें भूल जानी है। आगे बात करना है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कैसे हो रहा है, तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, प्रोटीन, एमिनो एसिड के रूप में, ये कन्वर्ट होता है किसके रूप में, अमोनिया के रूप में, ठीक है। और किसके द्वारा, माइक्रोब्स द्वारा। इसमें जो माइक्रोब्स भाग लेते हैं वो बेसिलस और स्यूडोमोनास होते हैं, ठीक है, बेसिलस और स्यूडोमोनास इसमें भाग लेते हैं। जो ऑर्गेनिक फॉर्म है उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करते हैं, और इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी है, अमोनियम फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, अमोनियम या तो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या फिर ये आगे चला जाएगा और नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग लेगा, ठीक है भाई। प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट होते हैं जो कि इस फॉर्म को
लेते हैं तो इसमें जो आपके NH4+ फॉर्म होती है, इसको मुख्य रूप से दो प्लांट्स होते हैं। एक तो आपका पेडी हो गया, ठीक है, जिसको हम राइस बोलते हैं, और एक आपका क्या हो गया, पोटैटो हो गया। ये जो पेडी और पोटैटो है, ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजनी फॉर्म को, इस फॉर्म को प्लांट लेते हैं, अवेलेबल फॉर्म होती है इनके लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया आ जाती है, जो कि आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है। आपका भी जो रिटन वाला एग्जाम है, उसमें भी पहला क्वेश्चन ही ये आ सकता है, क्योंकि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, और पहला क्वेश्चन ही ये आपको देखने को मिल सकता है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। होता क्या है, ये जो अमोनिया बन गया, ये अमोनिया अब किस में चेंज होगा, नाइट्रेट के रूप में, इस फॉर्म में चेंज होगा, और इसमें दो स्टेप जो है कंप्लीट 2 स्टेप होती है। कैसे होती है, पहला आपका ये तो NH4 के प्लस के रूप में था ही, इसमें एक बैक्टीरिया भाग लेता है, नाइट्रोसोमोनास। क्या लेता है दोस्तों, नाइट्रोसोमोनास, और ये प्रक्रिया कौन सी है, फर्स्ट स्टेप, पहली प्रक्रिया है। होगा क्या, बनेगा क्या, तो N2- बनेगा। ये एक आपका इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो कि स्थायी नहीं है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, ये चेंज हो जाएगा। और ये चेंज किस में होगा, ये आपके नाइट्रोबैक्टर द्वारा, नाइट्रोबैक्टर द्वारा क्या होगा दोस्तों, नाइट्रोबैक्टर द्वारा NO3- के रूप में चेंज हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा दोस्तों, NO3- के रूप में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर NO3- के रूप में चेंज हो जाता है। देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेप की। यहां पर देखो, ये जो आपका नाइट्रोसोमोनास है या नाइट्रोबैक्टर है, इनकी बातें हमने कर ली, ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है। अब ये नाइट्रेट क्या होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, और यहां से लेकर यहां तक की प्रक्रिया को हम नाइट्रिफिकेशन के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज है। इसके बाद में क्या होगा, या तो प्लांट्स इसको ले लेंगे, ठीक है, या तो प्लांट इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, या फिर ये प्रक्रिया आगे चलेगी और डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होगी। सर ये डीनाइट्रिफिकेशन होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एनाएरोबिक कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। एनाएरोबिक कंडीशन क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, वहां पर सूक्ष्म जीव श्वसन करते हैं, ठीक है, रेस्पायरेशन तो करेंगे। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, ठीक है, मान लो ये मिट्टी है और यहाँ पर क्या है, कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और आपके हम कह सकते हैं फंगस है। अब ये जो बैक्टीरिया और फंगस है, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये मुख्य रूप से आपके डायरेक्टली कौन सी ऑक्सीजन को काम में ले लेंगे, नाइट्रेट के रूप में। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को ये क्या कर लेते हैं, काम में लेते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। सर सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, इनको डीकंपोजिशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कुछ एनेरोबिक जो है बैक्टीरिया होते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के भी काम चला लेते हैं, लेकिन कुछ एरोबिक होते हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जो एरोबिक होते हैं, उनको तो यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो तो डाई हो जाएंगे, लेकिन जो एनेरोबिक है, वो इस प्रकार की ऑक्सीजन का यूज करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस ऑक्सीजन का यूज करेंगे। जब ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो कंटिन्यू ऑक्सीजन का यूज होता जाएगा, और लास्ट में सिर्फ नाइट्रोजन गैस बचेगी, जो कि बाद में रिलीज हो जाएगी किसमें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की ये जो प्रोसेस है, इसी को तो मैंने डीनाइट्रिफिकेशन में बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, मैंने क्या लिखा था, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये लॉस की प्रोसेस है, नाइट्रेट से यानी कि सोइल से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है नाइट्रोजन का, वापस एनवायरमेंट में जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया समझ में आ गई। इसमें स्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रिडियम कुछ बैक्टीरिया है, जो क्या करते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, इस प्रोसेस में जो है भाग लेते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हैं। और जो आपके कंपटीशन एग्जाम है, उनकी दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान देना। दूसरी बात,
यहां से क्या हुआ है, नाइट्रोजन का लॉस हुआ है, नाइट्रोजन बाहर निकल गई है। एक और प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन बाहर निकलती है, नाइट्रोजन का लॉस होता है, और वो प्रक्रिया क्या है, वोलेटिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है सर, तो इसमें क्या होता है, जब आपके ये जो भी फॉर्म है, चाहे ये अमोनिकल फॉर्म हो, ठीक है, या फिर आपके नाइट्रेट फॉर्म, ये दोनों फॉर्म ही क्या होती है, आपके एल्केलाइन नेचर में जो सॉइल होती है, यदि 7.5 से pH मान क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उस टाइम पे क्या होता है, ये डायरेक्टली गैस के रूप में N2 गैस के रूप में निकल जाती है, मिट्टी से बाहर हो जाती है। तो ये भी क्या है, लॉस ही है। ठीक है, अब कमलेश जी सर आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कल मेरा एक सेशन था, उसमें साथी लगातार मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में क्या करें, हमारे को किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी। इससे रिलेटेड कल मेरा यूट्यूब पर सेशन भी आया था, और उसके साथ में ही उनको प्रैक्टिकली रूप से चाहिए कि सर आपने वो वीडियो में बता दिया, मैंने सिलेबस भी बता दिया, पर इसके अलावा ये प्रैक्टिकली रूप से मेरे को यहाँ पर देखने को मिला। सर मैं बताऊं, मैं आज ये क्लास भी आपके उसी लाइक क्लास है, बिल्कुल आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम ये कहते हैं कि आप सेमेस्टर की तैयारी भी करो और साथ में कंपटीशन की भी तैयारी करो, ये चीज आज क्लियर हो जाएगी। अभी देखो इसमें एक और डाउट आता है कि अपन तो बोल देते हैं कि सेमेस्टर के साथ में आप आगे कंपटीशन की तैयारी करो, मतलब फाउंडेशन तैयारी आपकी हो जाएगी, पर बच्चे के कहीं ना कहीं एक, चलो वो अपन से पहले से जुड़ा हुआ है, अपनी थिंकिंग जानता है, तो वो तो समझता है। बाकी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उनके माइंड में आती है कि ये जो सर बता रहे हैं ये सेमेस्टर का कोर्स देने के लिए बता रहे हैं कि सेमेस्टर का कोर्स ले लें इनसे। बेटा आप तो लिए हुई हो, अभी जो क्लास देख रहे हैं वो सभी कोर्स लिए हुए हैं, पर फिर भी उनको बताने का ये होता है कि आप अभी से इनको साथ में नोट्स लेकर चलोगे तो आगे आपको वापस आना नहीं पड़ेगा इसके पास में। ठीक है, तो अब सर बताएंगे कि यहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए सर एक बार। देखो मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैं बात कर ही रहा था कि कंपटीशन लेवल से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नाइट्रिफिकेशन की हमने बात की, डीनाइट्रिफिकेशन की बात की, एक तो डायरेक्टली इनकी जो कंसेप्ट होता है, ये परिभाषाएं होती है जिनको हम कहते हैं डेफिनेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आते हैं कि जो ऑर्गेनिक फॉर्म है उसका इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो जाना, ठीक है, जिसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। उसी प्रकार जो अमोनिया है, अमोनियम है, वो किस में चेंज हो रहा है, नाइट्रेट के रूप में चेंज हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम नाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं। एक तो सीधा सीधा इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा इनके बैक्टीरिया से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर कहां भाग ले रहा है, नाइट्रोसोमोनास कहां भाग ले रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन तो कंपटीशन में कहीं से भी बन सकता है इनमें, ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम सेमेस्टर के साथ साथ क्या करें कि जो आपके कंसेप्ट है वो भी क्लियर करें और साथ में कंपटीशन की भी आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देकर जाए, ठीक है, ताकि आपको दोबारा से ये चीजें बेसिक से ना समझनी पड़े। भाई 4th ईयर करने के बाद में फिर से आप दोबारा से कि सर मैं तो कोर्स लूंगा और दोबारा से सीखूंगा, तो वहां पे बच्चों टाइम खराब होता है। हमारा भी हुआ था और हमारे साथियों का भी हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि साथ में लेके चलो इन चीजों को, ठीक है। नोट्स अपने खुद के बनाओ, कुछ चीजें उसमें 1-2 लाइन छोड़ के रखो, बाई चांस और चीजें बाद में ऐड करनी हो तो वहां पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इतनी जगह तो कॉपी में रहती है कि हम कहीं पे भी छोटी मोटी 2-4 चीजें तो ऐड कर ले, बाकी 90% चीजें तो हम कंपटीशन लेवल से ही दे रहे हैं आपको, ठीक है, कंपटीशन लेवल के हिसाब से ही दे रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, ये है बात मेन तो, ठीक है। इसलिए देखो अभी यहाँ पर अपने को देखने को मिले कि ये जो अपनी सोइल साइंस है, अब सोइल साइंस की जो ऐसे मान लो कि हैट या उसको समझने की चीजें हैं, सोइल साइंस में अपन क्या देखते हैं, सोइल की फर्टिलिटी और सोइल की फर्टिलिटी के आसपास की चीजें। अब की सर आसपास की चीजें क्या, जैसे उसमें न्यूट्रिशन हो गया और उसकी टिल्थ, उसकी कंडीशन हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपन इसमें बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत ही बढ़िया टर्म है, इसमें राइजोबियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरियाज है उन पर पूछा जाता है कौन कौन से सूक्ष्म जीव करते हैं। नेक्स्ट आता है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में आपको पता है पहले क्या होता है, पहले नाइट्राइट में चेंज होता है, उस बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोसोमोनास, और फिर नाइट्राइट चेंज होता है नाइट्रेट में। कौन सा बैक्टीरिया करता है, नाइट्रोबैक्टर करता है। कौन सा करता है, नाइट्रोबैक्टर करता है। इसके साथ में डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब भाई साहब एक तो अपनी प्रोसेस हो गई नाइट्रिफिकेशन की, अब उसको वापस से बदल दे,
उल्टा करना है, ठीक है, उसका वापस उल्टा कर दिया, ठीक है, वो डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये क्या होता है, ये नुकसान होता है। क्या हो गया है इसमें, नुकसान हो गया है। ऐसे मान लो कि अपना एक फॉर्म थी, बनी हुई फॉर्म थी, जैसे आपने लड्डू बनाया, ठीक है, खाने के लिए लड्डू बनाया, और लड्डू बनाने के बाद में वो वापस बिखर जाता है, ठीक है, वो आपके लिए क्या हुआ, नुकसान, क्योंकि आपने तो कितनी मेहनत से तो बनाया और उसके बाद में वापस टूट गया, ठीक है। तो इन चीजों को आपको अभी से समझना है और आगे के लिए नहीं रखना है। अब अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि अपन आगे भी इन चीजों को समझ सके, नोट्स बना सके, तो सारी चीजें अभी से क्लियर करनी है। और सर आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे ये चीजें आए नहीं है, सेमेस्टर में कम भी पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है, पर फिर भी सारी चीजें आपके लिए रखते हैं। ये बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका टॉपिक है ना, जिसमें ये दे रखा है कि केमिस्ट्री ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, आप देख लेना, इसमें से क्वेश्चन बेसिक सा यही पूछेगा कि फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक फॉर्म, बस इतना ही पूछेगा। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के, ठीक है, बाद में कंपटीशन लेवल में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक को हम चाहें तो बिल्कुल छोटा, बिल्कुल आपके जो पूरा टॉपिक है एक ही क्लास में कवर करवा देंगे, जिसमें नाइट्रेट, फास्फोरस, आपका सब आ जाएगा, जो पोटास है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सब एक ही जगह आ जाएंगे और एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे, उससे बाहर सेमेस्टर में जाएगा भी नहीं। लेकिन उसके बाद में भी हम ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कमलेश जी सर भी मुझे यही कहते हैं कि सर ये प्रयास होना चाहिए हमारा कि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर जाए, ठीक है, यहाँ से उनको ऐसा ना लगे कि सर हमने पैसा दिया लेकिन मजा नहीं आया, वो मजा देने में है हम आपको, ठीक है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, उसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप ही के लिए है और आप इनका सही ढंग से यूज करो, यही हमारी कामना है, ठीक है। और आप इस चीज को भी समझ सकते हो, सर ने बोला मजा, वो मजा क्या होता है, जैसे कि आप अभी सोच रहे हो कि मेरे को सफलता मिल जाए, जैसे किसी का टारगेट है कि मेरा अच्छे एमएससी की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो, किसी का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, किसी का AAO में, किसी का AFO में, वो आप एम लेकर चल रहे हो ना, वो एम पूरा कब कर पाओगे, जब अभी से इन चीजों को क्लियर रखोगे, ठीक है। वो मजा कुछ अलग रहेगा, तब आपको याद आएगी कि एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, कुछ चीजें तो भूल जाओगे, पर एक प्लेटफॉर्म था जिन्होंने हमारा फाउंडेशन, जिन्होंने हमारा बेस मजबूत किया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से साथ के साथ में नोट्स बनाने हैं। आप जितने भी साथी देख रहे हैं, मेरे को पता है पूरे इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें से 30% स्टूडेंट्स बढ़िया नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ेंगे और वो आगे जाकर कहीं ना कहीं उनकी सफलता की ओर जाएंगे। और एक तो होती है कि अपनी ये सफलता है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, वो सफलता से दूर जाते हैं, और जो कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं इस चीज के लिए, वो सफलता के पास में जाते हैं। तो अपने को सफलता के पास में जाना है। कुछ भी डाउट आता है, अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज कर दीजिए कि सर इस टॉपिक में ये हमारे डाउट है, वो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। आराम से पढ़ो टॉपिक, जैसे सर ने अपना 100% दे दिया, फिर भी कई बच्चों के कुछ डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्लास में भी रहता है, सभी के में रह जाता है, कुछ डाउट कुछ बच्चों के रह जाता है, कुछ को समझ में आ जाता है, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा है, जो 0 लेवल से, मतलब उनका लेवल बहुत कम है, हमारी तरह कमजोर है, तो वो बच्चे भी हमारे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि जो अच्छे हैं, जिनका रिजल्ट पहले, जो अच्छे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है वो तो खुद भी पढ़ सकते हैं, पर हमारा टारगेट रहता है कि जो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं चीजों को, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। तो आपको जो भी कमजोर से कमजोर है उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पर कॉन्टेक्ट करते रहना और बात करते रहना। ऐसे नहीं कि सर वहां पर आपको रिप्लाई नहीं देंगे, सारी टाइम टू टाइम आपकी जो है बात सुनेंगे, वहां पर आपका रिप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन में भी आप चैट कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब आपको सर पढ़ाएंगे सारी चीजें आराम से बढ़िया तरीके से पूरी रेगुलर, ठीक है, नोट्स बनाते रहना। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, कहाँ तक आ गए थे हम, वोलेटाइलाइजेशन, अच्छा डीनाइट्रिफिकेशन की बात हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं वोलेटिलाइजेशन की। देखो वोलेटिलाइजेशन में मैं ये कह रहा था कि जो एल्केलाइन कंडीशन होती है उनमें डायरेक्टली ये देखा जाता है, ठीक है, और ये लॉस ऑफ नाइट्रोजन ही है और कुछ नहीं है। नाइट्रोजन का क्या होगा, सोइल से लॉस हो जाएगा, बस यही बात ध्यान रखनी है। चाहे अमोनियम हो, चाहे नाइट्रेट फॉर्म हो, कोई सी भी फॉर्म हो, उसका क्या होगा, डायरेक्ट गैस के रूप में लॉस हो जाएगा। इसको हम वोलेटिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई पीएच की वजह से, मॉइस्चर की वजह से होता है, ठीक है, इंक्रीज, इनमें ज्यादा जो है इंक्रीज हो जाने की वजह से ऐसा होता है। दूसरी बात है लीचिंग। लीचिंग क्या है, तो अभी हम बात कर रहे थे, ये सैंडी सॉइल में ज्यादा देखने को मिलती है और कंपटीशन लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि लीचिंग कौन सी मृदाओं में ज्यादा होता है।
लीचिंग जो होता है वो कौन सी मृदाओं में ज्यादा होगा, तो पानी के साथ घुलकर जाएगा और जल्दी से निकल जाएगा। तो ये प्रक्रिया तो किस में होती है, सैंडी सॉइल में ज्यादा होती है, तो सैंडी में देखने को लीचिंग मिलेगी। ठीक है, लीचिंग भी क्या है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन है, जिसमें ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है, यानी कि ग्राउंड वाटर में पानी जाकर मिल जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कुछ बीमारियां होती है जो यदि वो पानी हम पीते हैं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है जो छोटे बच्चों में होती है, ठीक है, गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती है। ये बीमारियां होती है जो कि नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने की वजह से ऐसा होता है। एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, फिर हम बात करेंगे इनकी सबकी पीएच की, इनकी जो फैक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि राइस का फील्ड होता है, ठीक है, और राइस के फील्ड में 2-3 चीजें हम अलग पढ़ते हैं। एक तो हम ये पढ़ते हैं कि राइस के फील्ड में, क्योंकि ये मिट्टी मान के चलो, ये तो क्या है, मिट्टी है, नीचे ये सारी चीजें क्या है, मिट्टी है, और ये इसमें प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसमें क्या है, आपके राइस के प्लांट है, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये जो एक लेयर बनी हुई है ये किसकी है, वाटर की एक लेयर है, इसको मैं बना देता हूं थोड़ा सा, वाटर की लेयर। अब 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक तो ये बनता है कि सर हमें राइस में नाइट्रेट क्यों नहीं देते, अमोनिया क्यों देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, पानी है, और पानी अंदर ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा, यानी कि सॉइल एरेशन तो होगा नहीं, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन का चेंज होगा, CO2 बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ये प्रोसेस तो होगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। अब जब नाइट्रेट देंगे तो ऑक्सीजन को यूज करके डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया कर देंगे सूक्ष्म जीव और उसका लॉस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में नाइट्रोजन को देते हैं राइस के फील्ड में। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो राइस होता है उसमें CH4 क्यों निकलता है, मेथेन गैस निकलती है ना, हम पढ़ते हैं कि राइस के फील्ड से मेथेन गैस जो है निकलती है, बाहर निकलती है, प्रोड्यूस होती है, क्यों होती है, तो इसका कारण भी यही है क्योंकि ये कंडीशन कैसी है, एनेरोबिक कंडीशन है। यहाँ पर कुछ एनेरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, C2H5 वो C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज को तोड़कर CH4 मेथेन के रूप में चेंज कर देते हैं। इसका जो ऑक्सीजन है उसको खुद यूज में ले लेते हैं और बाकी जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसको मेथेन गैस के रूप में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, ये एक दिक्कत होती है, इसलिए जो है आपके मेथेन देखने को मिलती है। एक चीज यहाँ पर और बनती है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और होता है, और वो क्वेश्चन क्या था कि मुख्य रूप से, हाँ, यहाँ पर क्या नहीं होता है, यहाँ पर आपके जो एसिडिक क्लाइमेट होगी, एसिडिक जो है आपके वो देखने को मिलेगा, और एसिडिक नेचर में हमेशा ये ध्यान रखना कि जो है नाइट्रिफिकेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या होती है, कम होती है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, नाइट्रिफिकेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इस कंडीशन में नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आप ध्यान रखना। बाकी फैक्टर्स में पीएच है, एसिडिक माध्यम में रिड्यूस होता है, नाइट्रिफिकेशन नहीं होता है, अल्कलाइन में क्या होता है, अमोनियम वोलेटिलाइजेशन ज्यादा होता है, लॉस ज्यादा होता है। टेम्परेचर की बात करें तो नाइट्रिफिकेशन के लिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटरलॉग्ड कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, अभी समझाया था। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो इसको जो है हाई ऑर्गेनिक मैटर इनहांस करता है नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन को, ठीक है। CN रेशियो की बात करें तो यदि नाइट्रोजन को यदि हमें इमोबिलाइज करना है, ठीक है, नाइट्रोजन को इमोबिलाइज करना है तो जो सूक्ष्म जीवों को यदि 30:1 से ज्यादा CN रेशियो वाला ऑर्गेनिक मैटर हम डालते हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा इमोबिलाइजेशन का। और यदि हम जो है नाइट्रोजन कितना रखते हैं 20:20:1 रखते हैं और इससे कम रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, क्या होती है, नाइट्रोजन रिलीज एंड अवेलेबल टू द प्लांट। इस प्रोसेस में नाइट्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है, नाइट्रोजन अवेलेबल होता है प्लांट्स को, ठीक है, ये चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारी क्लास क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब जो फास्फोरस है उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।